नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ईडी की टीम किसी बीजेपी के नेता और मंत्री के घर नहीं जाती है? चुनावों के दौरान या उसके पहले भी बीजेपी के मंत्रियों के यहां कहीं भी छापे नहीं पड़ते हैं। चुनाव भी छोड़ दीजिए, विपक्षी नेताओं के यहां पड़ने वाले छापों का इतिहास और संदर्भ देखिए पिछले 10 वर्षों में, तो पता चलेगा कि ईडी को अब किसी की आलोचना से फर्क नहीं पड़ता। क्या यह मान ही लिया जाए कि चुनाव होगा तो विपक्ष के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के यहां छापे पड़ेंगे? क्या इसका इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए किया जाने लगा है? जवाब आप जानते हैं। क्या सही में ईडी को बीजेपी के मंत्रियों, नेताओं, डीलरों और उनके फाइनेंसरों का पता नहीं मालूम? क्या ऐसा हो गया है कि बीजेपी की तरफ के खड़े सारे लोग पाक साफ हो गए हैं, या उन्हें जांच से लेकर जांच एजेंसियों तक से संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी दे दी गई है? आप जो मन में आए करते रहिए, छापा आपके यहां नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है, उस टीडी जो पाकिस्तान से आता है, टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। एक सवाल है, जब आचार संहिता लग जाती है तब तो वहां की सरकार भी निर्णय नहीं ले सकती। चुनाव आयोग का काम यह देखना है कि सभी को बराबर का मौका मिले, लेकिन जब चुनाव के दौरान जांच एजेंसियां विपक्ष के उम्मीदवारों को घंटों घर में बिठा दें, उनके सहायकों से पूछताछ करने लग जाएं, तो क्या यह बराबरी मानी जाएगी? चुनावों के दौरान जांच एजेंसियों को क्यों भेजा जाता है? क्या उनके लिए आचार संहिता नहीं होनी चाहिए? ईडी पर यह आरोप लगने लगा है कि वह एक तरह से बीजेपी के लिए ईवीएम मशीन की तरह काम कर रही है। उम्मीदवारों को पूछताछ के नाम पर घेर लिया जाता है, विपक्ष के समर्थकों में घबराहट पैदा कर दी जाती है। इस तरह की रणनीति और आरोप लगते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ईडी को मोदी जी की तरह ईडीजी बुलाने लगे हैं। कई मामलों में देखा गया है कि बार बार छापे पड़े हैं, घंटों पूछताछ हुई है, महीनों तक केवल जमानत का विरोध हुआ है और रिजल्ट खास नहीं निकला। राजस्थान में चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के यहां छापा पड़ा, पूछताछ हुई, बीजेपी ने इसका स्वागत कर दिया। क्या इसलिए कि बीजेपी को कथित रूप से कहीं से यह भरोसा मिला हुआ है कि कुछ भी हो जाए ईडी उसके नेताओं या मंत्रियों की फाइलें नहीं खोलेगी, उनकी गाड़ियों की चेकिंग नहीं होगी? पेपर लीक के मामले में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के यहां छापा पड़ गया। ईडी ने कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। हुड्डा निर्दलीय विधायक हैं, हाल ही में कांग्रेस में आए हैं और उनके यहां छापा पड़ गया। अगर वे बीजेपी में चले जाते तो क्या उनके यहां छापा पड़ता? एक तरह से जांच एजेंसियों को उतार कर क्या असंतुलन पैदा नहीं किया जा रहा है? राजस्थान में कई जगहों पर छापे पड़े हैं और पूछताछ हो रही है। कांग्रेस नेताओं के अलावा अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन मिला है। इस समन में वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का जिक्र करते हुए दस्तावेजों के साथ पेश होने की बात कही गई है। वैभव ने कहा है कि मुझे पेश होने के लिए 24 घंटे का समय भी नहीं दिया गया। 12 साल पुराने झूठे आरोपों को उठाया गया, वह भी चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद। सीएम अशोक गहलोत कह चुके हैं कि वैभव का कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है। क्या हो रहा है देश के? इसलिए हम लोकतंत्र खतरे में, थोड़ी धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊं आपके बारे में, एक नागरिक भी हूं, मुख्यमंत्री हूं चुनावा, बताऊं मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका।
आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से, खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो, और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता है, वो वॉशिंग मशीन में जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई, और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह संकल्प पहले दिन से है कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम इस दृष्टिकोण से आचरण और व्यवहार करेंगे। इस पेपर लीक के केस में एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो, जो राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब के अधीन काम करती हैं, गृह मंत्री होने के नाते और मुख्यमंत्री होने के नाते डायरेक्ट कंट्रोल एंड कमांड मुख्यमंत्री जी का है। जब मुख्यमंत्री स्वयं आगे चल करके इस तरह की क्लीन चिट अधिकारियों और नेताओं को दे रहे थे, तब कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से इन एजेंसीज के द्वारा हो सकेगी, इसकी संभावनाएं राजस्थान के जनता के मन में समाप्त हो गई थी। वैभव गहलोत को बुलाने के लिए 12 साल पुराना मामला खोला जाता है। साफ नजर आता है कि चुनाव के समय डराने और उम्मीदवारों को घर में बिठाने के लिए यह सब किया जा रहा है। जब 12 साल तक कुछ नहीं हुआ तो चुनाव के बाद भी इस मामले में जांच हो सकती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है, वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है, और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था, और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही मामला आप देखिए। 8 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उन्होंने जब पैसे ही नहीं लिए तो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप कैसे बना। मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला आना बाकी है। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपी कैसे बना रहे हैं।
जबकि वो मनी ट्रेल का हिस्सा है ही नहीं और पैसा उनकी जेब में पहुंचा भी नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही थी तो यह हाल है ईडी का। 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप किसी को अनंत काल तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। आरोप कब तय होंगे? 8 महीने से अधिक समय हो गए। मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी और CBI आरोप पत्र दायर नहीं कर पाई, लेकिन हर बार उनकी जमानत का विरोध करती रही। 16 अक्टूबर को सिंघवी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के मामले में कोर्ट में कह दिया कि साल भर बाद बेल की सुनवाई के समय ईडी कह रही है कि हम किसी और को आरोपी बनाएंगे, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे। जबकि 5 पूरक चार्जशीट दायर हो चुकी है, कई हजार पन्नों के दस्तावेजों की तफ्तीश हो चुकी है और 500 गवाहों की पूछताछ की जा चुकी है। यही नहीं, 27 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। उन्हें 10 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। उधर गुजरात के सूरत से एक व्यापारी लोन फ्रॉड कर अमेरिका भाग गए, इसकी खबर है। उस पर आरोप है कि उसने बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का लोन लिया था, चुकाने से पहले गायब हो गया। यह सब चल रहा है, मगर जांच एजेंसियां विपक्ष को लगातार दबोच रही हैं। आप जानते हैं कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, पता ही नहीं चलता कि कौन पैसा दे रहा है और सबसे ज्यादा पैसा केवल बीजेपी को मिल रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि चुनाव के दौरान जांच एजेंसियों को भेजकर विपक्षी दलों को आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है? आखिर बीजेपी के नेताओं के यहां छापे क्यों नहीं पड़ते? आपने देखा था कि ईडी के निदेशक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कितनी लंबी बहस चली। इसके निदेशक के पद पर संजय कुमार मिश्रा कई बार सेवा विस्तार पा गए, जिसे कोर्ट ने अवैध माना और पद से हटाने के निर्देश दिए। इन सब प्रकरणों से साफ है कि इस विभाग का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। विपक्ष अकारण आरोप नहीं लगा रहा। कई ऐसे नेता जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही होती है, वो जब बीजेपी में चले जाते हैं तब सुनाई भी नहीं देता कि उसका क्या हुआ, छापे भी नहीं पड़ते। महाराष्ट्र में आप ऐसा देख चुके हैं। बंगाल में भी ईडी के छापे पड़ते रहते हैं। मध्य प्रदेश या जहां भी बीजेपी की सरकार है, क्या कभी उनके मंत्रियों के यहां छापे पड़े हैं? पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। ममता बनर्जी महालया और जगधात्री पूजा के बीच राजनीतिक काम नहीं करती, मगर उनके मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के घर छापा पड़ा ईडी का, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ममता बनर्जी ने ईडी और भाजपा को चेतावनी दी है कि ईडी के उत्पीड़न के कारण अगर मलिक को कुछ भी हुआ तो FIR करेंगी। मलिक कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रेस से बात करने आई हूं क्योंकि सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। আজকে আপনারা সকলেই জানেন জেলায় জেলায় পুজো কার্নিভেল, জেলা সব নেতা মন্ত্রীরা ব্যস্ত। আগামী কালও আছে পুজোর কার্নিভেল কলকাতায়। আজ ভোরবেলা থেকে লোকে বিজয়া দশমী করতে গেছে, গিয়ে দেখে বালুর ঘরে ইডি গিয়ে রেড করছে। তা সব মিনিস্টারদের বাড়ি গিয়ে যদি রেড করে তোর গভর্নমেন্টটা বাকি থাকলো কি? যদি বিজেপি মনে করে এইভাবে কোনো সবার মুখ বন্ধ করা যাবে, দিস ইজ এ ডার্টি গেম অ্যান্ড দে আর দ্য প্যাথোলজিক্যাল লায়ার। সুপ্রিম কোর্ট অলসো সেড দ্যাট দেয়ার মাস্ট বি সাম প্রপার এভিডেন্স। উইদাউট ইনভেস্টিগেশন you cannot behave like this. Every morning you are raided the houses of the ministers, the leaders, the close people, not only Bengal, in everywhere in the country. মানে যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। আমার কোশ্চেন, একটাও কি বিজেপি নেতাদের বাড়ি রেড হয়েছে? विपक्ष बार बार ईडी को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि दिखाने के लिए ही सही ईडी के अधिकारी शिवराज सिंह चौहान के घर छापे मारने पहुंच जाएं, उनके परिवार और उनका फोन जब्त कर लें, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के यहां छापा मारने पहुंच जाएं, उनके फोन और उनके सहयोगियों के फोन जब्त कर लें। इस चुनाव के दौरान फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे?
इन्हीं सब कारणों से यह आरोप लगता है कि ईडी की तरफ से ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी को गारंटी दे दी गई है, उनकी फाइल नहीं खुलेगी। यह सब तब है जब इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ईडी भय का माहौल ना बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाना चाहती है। यही नहीं, कई राज्य मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, जिस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 4 राज्यों में पिछले कुछ महीनों में ईडी के छापे पड़े हैं और दूसरी एजेंसियों के भी। पिछले ही हफ्ते छत्तीसगढ़ में 15 जगहों पर ईडी के छापे पड़े। ईडी को ही ईसी घोषित कर देना चाहिए। यह आइडिया कैसा रहेगा? नमस्कार, मैं रविश कुमार।